कैफी आज़मी एक ऐसा गीतकार है जो इनकलाब गीत लिखते थे। आईपीटीएस में वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे। साहिल जानवी के फ्रेंड है, लेकिन जब साहिल जानवी सिनेमा गाना लिखने के लिए मुंबई आए, उसके साथ कैफी आज़मी भी मैदान में उतरे, अच्छे अच्छे गाने लिखे। उसके गानों की अलग पहचान है। उसके गानों में कविता स्पष्ट दिखाई देती थी। बहारो मेरा जीवन भी संवारो, और कुछ देर ठहर, या मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, ऐसे गाना लिखे कैफी आज़मी ने हिंदी सिने जगत को सुसंपन्न कर दिया। आज स्वाध्याय आपके लिए कैफी आज़मी से कुछ बातचीत करके उसका बातचीत रिकॉर्ड लाए हैं, सुनिए और कैफी आज़मी का कविता की शक्ति समझ लीजिए। मेरे घर में मैं 5 भाई था और मेरे बाकी भाई भी शेर कहते थे, शायर थे। फादर मेरे बाकायदा शायर तो नहीं थे, लेकिन पर्शियन में कभी कभी कुछ लिखते थे, मगर वो शायरी पसंद बहुत करते थे। तो जो बड़े भाई थे मेरे, वो शेर कहते थे और मैं छोटा था, देखता था कि जब वो लोग छुट्टियों में आते हैं लखनऊ और अलीगढ़ से, तो उनकी बड़ी आवभगत होती थी घर में, और वालिद भी उसको उनकी चीज़ें सुनते थे, तारीफ करते थे और उनको इनाम देते थे तरह तरह के। तो मैं छोटा था तो मुझे बड़ा रश्क होता था कि ये सब मेरे साथ क्यों नहीं होता। तो शेर कहने का मुझे शौक हुआ। पर अच्छा, वालिद की वजह से उस वक्त घर में उर्दू और फारसी के तमाम बड़े शायरों की किताबें थी, जो मैंने उस उम्र में पढ़ी, जिस उम्र में उसका बहुत कम हिस्सा मेरी समझ में आता था, लेकिन पढ़ता ज़रूर था, तो उसका भी असर था। दूसरा एहसास था, ये चीज़ें सब गांव की बीमारियां मेरे बहनों की, और उनके साथ चूँकि मैं जब छोटा था सबसे, तो वो जिस सेनेटोरियम में, जिस अस्पताल में जाती थी, उनके साथ मुझे को जाना पड़ता था। तो बहुत सा वक्त मेरा जो शुरू में उसके लिए होना चाहिए था, एजुकेशन के लिए, वो इसमें ज़ाया हो गया। उसके बाद उसी में मैंने शायरी शुरू की, टूटे फूटे। तो जाहिर है कि उसका जो परफेक्शन तो नहीं था उसमें, मगर ये कि फीलिंग थी अच्छी, तो लोगों ने सराहा। और मैंने शुरू में 11 वर्ष की उम्र में मैंने ये गज़ल कही, वो गज़ल पढ़ी, पसंद की गई। जी हाँ, वो तो इंस्पिरेशन मेरा यही था कि मैं शायर बनना चाहता था, इसलिए कि मेरे भाई सब शायर थे, और जब वो आते थे तो वो सुनाते थे अपनी शायरी फादर को, और वो बहुत पसंद करते थे। तो मैं खड़ा हो जाता था बच्चों की तरह एक कोने में और सुनने लगता था। तो बुजुर्गों में से जो देख लेता था वो डांटता था, कहता था तुम्हारी समझ में क्या आएगा, अंदर जाओ, अंदर से पान ले आओ मेहमानों के लिए, ये चाय ले आओ, ये कुछ ले आओ, इस तरह। तो मैं चला जाता था रोता हुआ, और अपनी बड़ी बहन से कहता था, वो मेरी फेवरेट थी, तो उनसे कहता था कि देखिए ये मुझे सुनने नहीं देते, कहते तुम्हारी समझ में क्या आएगा,
देखिएगा एक दिन मैं इनसे बड़ा शायर बन के दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा ज़रूर दिखा दोगे तुम, मगर अभी तो ये पान ले जाओ, ये बाहर तकसीम कराओ। तो होता था इस तरह से। तो पहली गज़ल जब मैंने कही सुनाई तो लोगों ने ज़्यादातर ये समझा कि किसी बड़े भाई ने लिख के दे दी। तो इस तरह का जब इजहार हुआ लोगों की तरफ से तो मैं रो दिया और मुझे प्रोटेस्ट किया मैंने। तो तय ये हुआ कि इनका इम्तिहान ले लिया जाए। तो उसी वक्त मुझसे फरमाइश की गई कि कुछ शेर कहो। तो मैंने थोड़ी देर में 4-5 शेर कह दिए जो पसंद आए लोगों को, और वो ये मान लिया कि शायर हो तुम। जो सहजता और स्वाभाविकता आपकी कविताओं में रिफ्लेक्ट होता है, क्या वो स्वाभाविक है कि आपने सीखा है? आपका कोई गुरु है? गुरु कोई नहीं मेरा, गुरु इसमें कोई नहीं है, गुरु किताबें ही हैं बस। आपकी कविताओं पे किन कवियों का असर हुआ है, किनका इन्फ्लुएंस हुआ है? मेरी नज़्म पर सबसे ज़्यादा उसका टोन जो है नज़्मों का, उन पर मीर अनीस का उर्दू के सबसे बड़े शायर है मेरे ख्याल में। मीर अनीस, उनका असर मेरे ऊपर ज़्यादा हुआ। आप जब तो टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब आप सिर्फ शायरी से शायरी की सामाजिक जवाबदारियाँ समझने लगे? वो कौन सा? ये है जब हिंदुस्तान में लखनऊ में पहली बार था प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जो कॉन्फ्रेंस सज्जाद ज़हीर साहब ने बुलाई थी और जिसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद ने। तो उसका जो मैनिफेस्टो, उसमें जो तकरीरें हुई, जो पेपर पढ़े गए, तो उनसे मुझे मालूम हुआ कि शायरी का मकसद सिर्फ दिल बहलाना नहीं है, उससे समाज को बदलना, लोगों को बदलना और उनको आज़ादी के लिए, आज़ादी के उसमें जद्दोजहद में उतारना और आपस को वो सब दूर करना, ये उनका शायरी का काम होना चाहिए। तो मैं उस पर चल पड़ा और शायरी तब से कर रहा हूँ, उसी ढंग की इनकलाबी शायर बना। गोपाल कम्युनिकेशन आइडियोलॉजी आप क्यों अपील की? Why did it appeal to you so much? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट मूवमेंट में था और उसी के लिए वो जो स्ट्रगल चल रही थी उसमें हिस्सा ले रहा था। मगर उसमें ये है कि देखते थे कि गांधी जी की अगुवाई में सत्याग्रह शुरू होती है और आगे बढ़ती उसके बाद वो किसी पॉइंट पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि जितना आगे बढ़ते हैं उतने ही पीछे हट जाते हैं। तो इससे मुझे कुछ तस्कीन नहीं होती थी। तो मुझे तलाश थी रास्ते की कि एक सही रास्ता मिले मेरे लिए तो मैं वो करूं। तो गालिब का एक शेर है कि
चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राहरों के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। तो फिर मैं इसी तरह से होता रहा, कानपुर चला गया लखनऊ से। कानपुर में वहाँ मजदूर सभा बहुत ताकतवर थी और कम्युनिस्ट असर में थी वो। तो वहाँ के मजदूरों ने, वो ज़्यादा कम्युनिस्ट माइंड थे, तो उनको कम्युनिस्ट लिटरेचर मिलता रहता था। उस ज़माने में बहुत मुश्किल था, अब तो आपको हर दुकान पर मिल जाएगा कम्युनिस्ट लिटरेचर, उस ज़माने में बैन था। तो उन अखबारों और उससे मुझे समझ आया कि मेरा असल रास्ता ये है, होना चाहिए। चुनांचे मैं इस रास्ते पर चल गया, शायरी भी मेरी चली और मैं भी वो चल रहा हूँ। वो क्या प्रिंसिपल थी जो आपको डिसीजन फैक्टर था आपका? वो यही था कि एक तो ये कि उसमें ज़ात पात का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मजहब का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो जिंदा है उसको, जो इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, नीच जात का हो, ऊंच, हम नीच जात ऊंच जात को मानते नहीं। इंसान जो इंसान है वो इंसान है। तो ये हर आदमी को तरक्की करने का, ये नहीं कि हर आदमी बराबर नहीं हो सकता, कोई नहीं, उसको ना सोशलिज्म बराबर कर सकता है ना कम्युनिज्म, कोई बराबर नहीं कर सकता। मगर आप ही हैं, आपकी बहन वो नहीं हो सकती जो वो है। टैलेंट भी असली चीज़ होती है कि उसकी उसमें वो होता है। तो मगर मौका दोनों को एक सा मिलना चाहिए। ये नहीं है कि वो चूँकि नीची जात के है इसलिए उसको ऊंची जात में पढ़ने का हक न मिले या ऐसा काम, तो ये चीज़ हम इसमें नहीं थी, तो ये ज़्यादा वो करती थी। हम खुद यहाँ के छोटे मोटे, कोई बहुत बड़े नहीं, छोटे ज़मींदार थे हमारे पुरखे, वालिद हमारे चचा, और तो उसमें तो ज़्यादा फर्क भी नहीं था, इसलिए बहुत बड़े नहीं, छोटे थे। मगर वो नज़र आता था कि मैंने पहली बार था ज़िंदगी में, यहाँ का एक आदमी गया था कमाने में बम्बई। उस ज़माने में, आजकल तो ये दुबई और सऊदीया ज़्यादा चलता है, उस ज़माने में सिंगापुर और रंगून उधर ज़्यादा जाते थे लोग और वहाँ से आते थे। तो यहाँ पहली बार था मैंने बम्बई का नाम सुना। इस गांव में एक आदमी इसी गांव का, जो अब जिंदा नहीं है, वो गया, बम्बई में रहा। बम्बई में एक हड़ताल हुई, टेक्सटाइल में काम करता था, तो हड़ताल हुई कई महीने की। तो छोड़ के सब, जाहिर है ज़्यादातर लेबर जो थी वो यहीं की थी, उत्तर प्रदेश की, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के लोग। तो वो वापस आ गए थे अपने गांव में, ये भी आया था। तो जब वहाँ से ये आया, हड़ताल की वजह से काम वहाँ छूट गया था, तो हमारे घर के लिए, चूँकि ये बड़े ज़मींदार घर था, एक लालटेन, एक छतरी और थोड़ी चाय की पत्ती थोड़ी सी, ये सब तोहफे के लिए लाया। वो दी और वो चचा ने हमारे कबूल कर ली, खुशी से ले ली। उसके बाद उसको जब वो जाने लगा तो उसको 2 जूते मारे। कहने लगे कि ज़मींदारों की तरह, ज़मींदारों के लड़कों की तरह बुलबुली झाड़ के आए हैं, ये अंग्रेज़ी बाल रखा के आया था। तो इस जुर्म पर मारा उसको। मुझे बहुत बुरा लगा कि एक तो उसकी चीज़ें सब आपने ले ली, मगर वो मारा अलग से।
तो जाहिर है मैंने कहा कि नहीं, ये सोसाइटी का ये सिस्टम ठीक नहीं है। तब से मैं फिर जाना हुआ लखनऊ। अब ये एक चीज़ सबसे बड़ी मुश्किल है जो मैं नहीं बता सकता। हर जगह पूछा गया मुझसे कि ये पॉलिटिक्स में आपने, मेरे घर में कोई नहीं था, न कांग्रेसी न लीगी, कोई नहीं था, कि इसमें आपको कैसे दिलचस्पी हुई। तो मुझे पूछे ढूंढने, तो वहाँ एक बाग है, पता नहीं है भाई, ये कटवट गई, खलवा बाग कहते थे उसको। उसमें दिन में वो अपनी भैंसें चरा रहे थे। तो उस वक्त पूरा ओढ़ने पहनने को नहीं होता था, एक कम्बल था, वही आधा बिछा के आधा ओढ़ के उसे ज़मीन पर सो रहे थे, और हम लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे। तो हमने देखा कि एक बबूल का दरख्त है, उसमें कहीं इतनी रुई आके फंस गई है, और वो हवा चल रही थी तो वो थरथरा रही थी। तो मैंने उंगली बचा के उसमें वो कांटे होते हैं बबूल में, तो किसी तरह वो उंगली वो रुई निकाल ली, और उसके बाद वो लेके गया वो जगरूप के पास कि दादा ये रुई कैसे बबूल में आ गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, जब से महात्मा गांधी चरखा काटने लगे हैं तो भगवान अब हर जगह रुई पैदा करता। अच्छा, तो मैं हैरान कि मेरे गांव में न कभी गांधी जी का नाम आता है, न उस वक्त न कोई अखबार आता था, न टीवी की मुसीबत थी। ये कैसे पता चला इनको गांधी जी चरखा काटते। बहरहाल उससे मुझे ये लगा कि वो जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी, वो एक छोटा सा पौधा नफ़रत का मेरे सीने में उगा उनकी इस बात से। फिर वही बढ़ते बढ़ते छतनार दरख्त बन गया जो अब है। यानी सियासत में मुझे ये टर्निंग पॉइंट है मेरी ज़िंदगी का, मेरी आइडियोलॉजी का, सोच का। फिर इसमें आ गया। उसके बाद भगत सिंह की शहादत, उसने इनकलाबी बना दिया मुझे। आप सिर्फ स्वतंत्रता के लिए कलम से लड़ते रहे और काहे से लड़ता? या नहीं नहीं, मेरा रेवोल्यूशन बम वाला नहीं था, ना है। मेरा कलम बम से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें हिस्सा लिया था या सत्याग्रह में? हाँ, गिरफ्तार भी। उस ज़माने में वो निकलती थी एक, भाई साहब ज़रा आप उनके चेहरे पर से हट जाए। तो उनको जगाने के लिए यही आज़ादी जो चाहते थे, इन लोगों की फेरियाँ निकलती थी जगाने के लिए वो, तो उसमें गाना गाया जाता था और पोएम्स पढ़ी जाती थी। तो आपकी कविताएं लोगों को उत्तेजित, इंस्पायर करती थी? जी हाँ, तो उसमें ज़्यादा हम यही नज़में लिखते थे, नहीं उसमें पढ़ते थे। खैर हम बहुत बेसुरे थे, गाना नहीं आता था, मगर पढ़ते इस तरह से थे कि वो होता था। तो सबसे पहले वहाँ अमीनाबाद में, लखनऊ में थे हम अपने बड़े भाई के पास। तो उस वक्त ये अंग्रेज़ी कपड़े जलाए जा रहे थे दुकानों में से निकाल निकाल के। तो वो दुकान अब तक है, मगर वो किसकी थी वो उस वक्त नहीं मालूम था। बहरहाल तो वो उसमें वो हमने भी एक थान निकाल के जला दिया। पुलिस आई, उसने पकड़ा हमें। तो बहुत हमको वो लगा कि हम समझे कि अब हम गांधी जी हो गए। तो
दूर साइकिल लिए एक लड़का खड़ा था, तो उससे हमने देख रहा था वो, तो हमने उससे पुकार के कहा कि भाई वहाँ जाना तो घर पर कह देना कि मैं जेल गया हूँ। उसके बाद पुलिस ले गई मुझे, और कुछ दूर जाके पुलिस अपनी गाड़ी रोकी उन्होंने और उतारा, उतार के थोड़ा मारा, कैनिंग की और उसको छोड़ दिया। तो मैं रोने लगा और मैं वहाँ से भागा हुआ सीधा आया कांग्रेस के दफ्तर में। मैंने कहा देखिए वो ले गए और मुझे मारा और जेल नहीं ले गए। तो उन्होंने कहा खैर तुम अभी, और उन्होंने यही कहा कि तुम अभी छोटे बहुत हो, तो इतने बच्चों को वो जेल नहीं ले जाते, मगर है इस रास्ते पे चलते रहे तो बहुत मौके आएंगे जेल जाने के।